नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सतत नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं यूनियन बजट 2024 से जुड़ी हुई मुख्य बातों के बारे में। आज निर्मला सीतारमण ने संसद में 2024 और 25 के बजट को पेश किया। यह बजट कई मायनों में ऐतिहासिक भी रहा। इसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गईं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात यह रही कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां लगातार यूनियन बजट पेश किया, जिससे उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 1959 से लेकर 1964 के बीच 6 लगातार बजट पेश किए थे। अब इसके बाद आते हैं बजट से जुड़ी हुई हाइलाइट्स के बारे में। सब जिसके बारे में ज्यादातर जो सैलरी क्लास होता है वो चिंतित रहता है, वो है टैक्स रिविजन्स। तो टैक्स रिविजन्स में दो स्कीम्स, जैसे आपको पता है कि एक न्यू टैक्स रिजीम है और ओल्ड टैक्स रिजीम है। ओल्ड टैक्स रिजीम के टैक्स स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में कुछ नई चीजें जोड़ दी गई हैं। उसमें से महत्वपूर्ण है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसे 50,000 रुपए से बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया है न्यू टैक्स regime में। और न्यू टैक्स regime की जो स्लैब हैं, उनमें जो चेंजेस है वो इस प्रकार हैं। 0 से 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख तक 10%, 10 से 12 लाख तक 15% और 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख के ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। इसके बाद कस्टम ड्यूटी जो है, तो सोना, चांदी, मोबाइल फ़ोन और अन्य वस्तुओं के बारे की जो ड्यूटी थी, कस्टम ड्यूटी, उसे घटा दिया गया है। तो इस तरीके से माना जा सकता है कि गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेज़ हैं, वो कम हो सकते हैं। तो ये हमारी जो माताएँ और बहनें हैं और हमारे परिवार की जो महिलाएँ हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी। उसके बाद बढ़ते हैं फिस्कल एंड इकोनॉमिक आउटलुक की तरफ, जहाँ पे कैपेक्स एक्सपेंडिचर को 11.1 करोड़ रखा गया है, जो कि पहले इंटरिम बजट में भी जो जिसका प्रावधान किया जा चुका है, तो उसे अनचेंज्ड रखा गया है और उसका जो साइज़ है वो 3.4% ऑफ जीडीपी है। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करें तो इंडिया को अभी भी साइनिंग एक्सेप्शन के रूप में वर्णित किया गया है कि मतलब जितनी भी मेजर इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड में, उनमें इंडिया सबसे ज़्यादा तेज़ी से जीडीपी ग्रोथ देने वाली कंट्री बनी रहेगी, ऐसा उम्मीद की जा रही है। इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 4% की लक्ष्य की ओर रखा गया है कि 4% के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अगली खबर है, अगली जो घोषणा है वो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग से रिलेटेड है, जहाँ पे यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें 5 नई योजनाएँ जो 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को केंद्रित करती हैं और केंद्रीय परिव्यय में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का टारगेट रखा गया है। इसके बाद इंटर्नशिप स्कीम, जिसमें 500 शीर्ष की जो कंपनियां हैं, उनमें 1 करोड़ युवाओं के लिए व्यापक इंटर्नशिप योजना का प्रावधान किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट जो है 5,000 रुपीज पर मंथ देने का की गारंटी दी है उन युवाओं के लिए। इसके बाद आता है वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स जो हैं, उसमें औरतों की संगठित और असंगठित क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे ध्यान दिया गया है और उसे फोकस करके औरतों की भागीदारी संगठित और असंगठित क्षेत्र में बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद आता है एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एमएसएमई में क्रेडिट गारंटी स्कीम दी गई है, जिसमें एमएसएमई के लिए विशेष ध्यान रख के क्रेडिट गारंटी योजना और मशीनरी खरीदने के लिए टर्म लोन का प्रावधान किया गया है। उसके बाद टेक्नोलॉजी सपोर्ट में एमएसएमईज़ के लिए तकनीकी समर्थन पैकेज दिया जाएगा। एसआईडीबीआई एक्सपेंशन, जहाँ पे एसआईडीबीआई एमएसएमई सेक्टरों की सेवा के लिए 24 नई शाखाएं खोली जाएंगी। मुद्रा लोन, जो पहले से ही लोन ले चुके हैं, जो पहले से ही कर्जधारी हैं, उनके लिए ऋण की सीमा जो है 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दी गई है। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड बातों में अगर देखा जाए, तो रूरल डेवलपमेंट फंड जो है 2.66 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए उत्पादकता और जलवायु लचीली फसल की किस्मों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कृषि अनुसंधान का रूपांतरण किया जाएगा और कृषि अनुसंधान से मदद दी जाएगी किसानों को, जिससे कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सके। फिर नेचुरल फार्मिंग के लिए 2 वर्ष में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रीजनल डेवलपमेंट में अगर देखा जाए तो 11.1 करोड़ का पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत रीजनल फोकस में अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का विशेष वित्तीय बेसिकली स्पेशल पैकेज अनाउंस किया गया है और बिहार के लिए नए एयरपोर्ट, हॉस्पिटल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किया जाएगा। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो है तो औद्योगिक समूहों के लिए पीपी मॉडल में किराए के आवास बनाने की योजना रखी जा गई है। उसमें सबसे मेजर एलोकेशंस के बारे में बात करें तो डिफेंस सेक्टर में 4,54,773 करोड़ का एलोकेशन है। इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 11,62,940 करोड़ का प्रावधान है। सब्सिडीज में खाद्य उर्वरक और पेट्रोलियम के लिए 3,81,175 करोड़ का प्रावधान है। हेल्थ में 89,287 करोड़ का प्रावधान है। एजुकेशन के लिए 1,25,638 करोड़ का प्रावधान है। रूरल डेवलपमेंट में 2,65,808 करोड़ का प्रावधान है। अगर फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स की बात करें तो उसमें एजुकेशन लोन जो है घरेलू संस्थानों में मतलब जो इंस्टीट्यूट है उनमें उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण के लिए वित्तीय समर्थन दिया जाएगा, ऐसा सरकार ने वादा किया है। आईबीसी सिस्टम में दिवाला और दिवालियापन संहिता के लिए एकीकृत तकनीकी प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ क्या खर्च किए जा रहे हैं। तो क्रेडिट ई कॉमर्स कानून जो लॉज हैं और कॉर्पोरेट शासन के लिए एप्लीकेशन का विकास किया जाएगा जिससे कि इसे और अच्छे से डीपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। सोशल वेलफेयर एंड वुमेन्स डेवलपमेंट के लिए वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है। अगर देखा जाए पीएमजीकेएवाई मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दी गई है जिसमें से 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। आपको याद होगा कि ये योजना जो है यही योजना जो थी को कोरोना काल के बाद लागू की गई थी जिसके तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा था। इसके बाद बात करते हैं सेक्टोरल इम्पैक्ट्स और इनिशिएटिव्स जो है सेक्टर वाइज क्या-क्या चीजें के इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बेसिकली एमएसपी और प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहन की बात कही गई है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि एमएसपी अभी भी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं दी जा रही है जिसके लिए कि एमएसपी की लीगल गारंटी और एमएसपी अभी भी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से नहीं दी जा रही है, जिसके लिए किसानों ने आंदोलन किया था। इसके बाद आते हैं एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव से। तो रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएँ घोषित की गई हैं। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयर्स को सपोर्ट देने की बात कही गई है। अब हमारा जो व्यू है इसमें, तो कुछ चीज़ों को लेकर के ऐसा है कि गवर्नमेंट को कई सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा, लेकिन उस तरीके से उन कंपनीज़ ने रोज़गार के अवसर प्रगट नहीं किए हैं। तो जो गवर्नमेंट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कंपनीज़ को देती है, जितने भी ठेके जाते हैं उन कंपनीज़ को तो गवर्नमेंट को मेक श्योर करना चाहिए कि उन कंपनीज़ पे मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ जो रखने हैं, उसका भी एक प्रावधान करें जिससे कि जॉब सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हो सके। दूसरी चीज़ ये कि जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, वो काफ़ी कुछ कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था 2024 चुनाव से, उससे भी काफ़ी प्रभावित लगता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर को जितनी उम्मीद थी वो इस बजट में थोड़ी मिसिंग लगती है और काफ़ी सारी बातें ऐसी कही गई हैं जिसका अभी तक डिटेल्ड वर्ज़न नहीं आया है कि आखिर वो किस तरीके से इम्पैक्ट रहेगा। तो इस पूरे क्षेत्र में ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्षेत्र में थोड़ा गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है और रिन्यूएबल एनर्जी के से क्षेत्र में भी गवर्नमेंट को कुछ अच्छा करना चाहती है। लेकिन कई सारी ऐसे सेक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर हो गया और परमानेंट एम्प्लॉयमेंट या फिर नए कोई भी सेक्टर्स में जो है तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या का डेवलपमेंट करना या गवर्नमेंट की तरफ से फैक्ट्रीज या फिर किसी भी तरीके की नए पीएसयूज डेवलप करने की बात नहीं कही गई है। तो आप हमारे वीडियो को देखें और हमें बताएं कि निर्मला सीतारमन जी का 7वां लगातार बजट आपकी राय में कैसा रहा? आप सभी का धन्यवाद।